आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जहां पे सीयूटी वन शॉट सीरीज दैट इज सीयूटी स्प्रिंट, इसका चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं। स्टाफिंग की अगर बात करें तो स्टाफिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें सबसे पहला आता है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। स्पेशली जो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है उसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। सेकंड, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, तो डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है ये भी इसमें से आपको पूछा जा सकता है। थर्ड, अगेन आता है आपका डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, तो जो आपके यहाँ पे ऑन द जॉब मेथड्स है, ऑफ द जॉब मेथड्स है। ऑफ द जॉब मेथड्स की अगर बात करें तो इसमें मेनली आपको एक ही मेथड पढ़ना है, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, है ना। तो ये जो मेथड्स है इसको आपको यहाँ पे वेरी क्लियरली यहाँ पे करके जाना है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जाहिर सी बात हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे, तभी तो इसको वन शॉट सीरीज कहते हैं। फिर स्टाफिंग में एग्जैक्टली हम क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका मीनिंग ऑफ स्टाफिंग की स्टाफिंग एग्जैक्टली क्या है उसको हम समझेंगे, फॉलोड बाय द इंपॉर्टेंस जिसको आप यहाँ पे सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो, राइट। साथ ही साथ हम जाएंगे यहाँ पे स्टाफिंग एंड एचआरएम, जो कि कंसेप्ट है कि बेस स्टाफिंग और एचआरएम की अगर बात करें, एचआरएम का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है फुल फॉर्म? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद हम स्टाफिंग के प्रोसेस पे जाएंगे। प्रोसेस की जब भी बात करें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपनी स्टाफिंग फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करना चाहती है या कोई भी मैनेजर यहाँ पे स्टाफिंग प्रोसेस को करना चाहता है तो क्या स्टेप्स है जो उसको यहाँ पे फॉलो करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेज। जैसे मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो यहाँ पे इसके एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है। इसी में जो आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। अब देखिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भले हम इसको साथ में बोलते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसको साथ में बोलते हैं, बट है ये अलग कंसेप्ट्स। रिक्रूटमेंट अलग है, सिलेक्शन अलग है, ट्रेनिंग अलग है, डेवलपमेंट अलग है। तो ये सारे 4 डिफरेंट कंसेप्ट है, भले इसको साथ में यहाँ पे कहा जाता है तो यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई सब सेम टू सेम है, नहीं है, ठीक है। और उसी का नेक्स्ट जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, इसमें ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स है, ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्यों ट्रेनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। चैप्टर में है खूब सारे टॉपिक्स, बट अगर आप एक्चुअल में देखा जाओ चैप्टर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। जब भी यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की बात आती है, हम आपको बार बार लगातार एक ही चीज कहते आ रहे हैं कि जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप एग्जाम्स की बात आती है तो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तुमको रट्टा नहीं मारना है कि पॉइंट 1 2 3 तुमने लिख दिया, एक्सप्लेनेशन अपने मन से लिख दिया, तुमको मार्क्स मिल गए, नहीं। यहाँ पे आंसर तुमको एक वर्ड या 2 से 3 वर्ड्स में लिखने हैं, उससे बड़ा आंसर ज्यादा नहीं होगा, राइट। बट फिर भी वो अंडरस्टैंडिंग, वो जो टाइम है उसमें वो कंसेप्ट को गेस करना, उसका कीवर्ड पकड़ना, उसका सही आंसर यहाँ पे लिखना, ये लेवल ऑफ कंसेप्ट क्लैरिटी आपके दिमाग में चाहिए। करीबन 1 से 1.25 मिनट आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, करीबन तो उतने में वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, समझना कि कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, बहुत जरूरी है। और इसके लिए 100% कंसेप्ट्स के दिमाग में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए भाई, चैप्टर तो वैसे सिंपल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर स्टाफिंग की बात करूं, स्टाफिंग बोले तो क्या, देखिए बेटा एक कंपनी को चलाता कौन है, तो उस कंपनी में काम करने वाले लोग। अब आप इसको ह्यूमन रिसोर्स कहो, आप इसको एम्प्लॉयज कहो, आप इसको पीपल कहो, इट इज वन एंड द सेम। कंपनी में बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं, बिजनेस में बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं जिससे बिजनेस चलता है। अब आपको पैसा चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स, आपको मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब स्टाफिंग कहता है कि कंपनी को चलाने के लिए हमें लोग चाहिए, और लोग ऐसे चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो। देखो बेटा, मेरी कंपनी में पोजीशन खाली है, कोई भी ऐरा गहरा मिला, रास्ते पे पहला इंसान मिला, उसको मैं लेकर आऊंगी क्या? नहीं, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो मेरे कंपनी में काम करे, जो उसके काबिल हो, जिसकी उसमें एक्सपर्टाइज हो, जो उस काम के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल हो। सही कह रही हूं? लाऊंगी कहां से? इसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का काम क्या होता है कि कोई भी कंपनी में कोई भी पोजीशन जो है, कोई भी जॉब पोजीशन है, उसको खाली रहने ना दे।
अब देखिए बेटा, एम्प्लॉयज आएंगे जाएंगे, कोई रिटायर होएगा, कोई छोड़ के जाएगा, ठीक है, किसी का ट्रांसफर हो जाएगा, किसी का प्रमोशन हो जाएगा, तो जॉब पोजीशंस जो है बार बार लगातार डिफरेंट जॉब पोजीशंस वेकेंट होती रहेगी। स्टाफिंग का काम है कि उन खाली जगहों का समय से भरना, और ना ही भरना बट ऐसे व्यक्ति से भरना जो उस जगह के लिए, उस पोजीशन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल हो। मुझे अगर कंपनी का सीईओ चाहिए या सीएफओ चाहिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करता है, तो कोई मैं 20-21 साल का व्यक्ति जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शायद उसको मैं वो पोजीशन ना दूं, क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। टॉप लेवल के लिए जनरली हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिसका उसमें एक्सपीरियंस है, या फिर बहुत अच्छी नॉलेज रखता है और कम उम्र है तो भी चलेगा, या एक्सपीरियंस कम है तो भी चलेगा, राइट। तो मैं अगर स्टाफिंग की बात करूं, स्टाफिंग बहुत ही सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है। स्टाफिंग कहता है कि सबसे पहले तो आपको मैन पावर प्लानिंग करना है। मैं कहती हूं मैन पावर प्लानिंग बोले तो क्या, देखो बेटा, कंपनी में ना दो गलतियां आप कर सकते हो स्टाफिंग में, एक ओवर स्टाफिंग, एक अंडर स्टाफिंग। सिंपल शब्दों में ओवर स्टाफिंग बोले तो क्या कि भाई तुमको 2 लोगों की जरूरत है, 2 के बदले ले आए 4। अब 2 की जरूरत थी, 4 ले आए, तो 4 जन का खर्चा है, 4 जन को सैलरी दोगे या वेजेस दोगे तो 4 जन का खर्चा है। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 2 के खर्चे में जो काम हो सकता था 4 का खर्चा कर रहे हो, कंपनी का कॉस्ट बढ़ा रहे हो। अंडर स्टाफिंग मतलब क्या, तो 2 की जरूरत थी, तुम लाए 1 को, तुमने सोचा नहीं नहीं खर्चा बचाना है ना, तो 2 भी नहीं 1 लेकर आएंगे, 1 में चला लेंगे। अब इससे क्या होगा, अगर एक व्यक्ति से 2 जन का काम कराने की कोशिश करोगे, वो उस काम को अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो दोनों केसेस में आएगी कंपनी में दिक्कत। इसीलिए मुझे एग्जैक्टली कितने लोगों की जरूरत है, किस तरीके के, क्या एक्सपीरियंस, क्या एक्सपर्टाइज, क्या नॉलेज, क्या डिग्री वाले लोगों की जरूरत है, ये मुझे पता होना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। एक बार ये पता चल गया कि आपको कितने और किस तरीके की या किस बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस के लोग चाहिए, उसके बाद आप जाते हो रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट मतलब क्या, तो कोई भी पोजीशन के लिए मैक्सिमम एप्लीकेशंस अट्रैक्ट करना। अब मेरी कंपनी में कोई पोजीशन खाली है तो लोगों को सपने में तो आएगा नहीं, लोग अंतर्यामी तो है नहीं, तो मुझे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी, तब तो वो अप्लाई करेंगे उस पोजीशन के लिए। तो अलग अलग जगहों पे एडवर्टीजमेंट्स करके, अलग अलग लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा ये इंफॉर्मेशन पहुंचा के बहुत सारे एप्लीकेशंस उस पोजीशन के लिए इकट्ठा करना, रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशंस लाके तुमको दे देगा कि देखो 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, अरे मुझे तो चाहिए 5 जन, 1000 ने अप्लाई किया तो 1000 को रख लूं, नहीं, 5 लोगों को उन हजारों में से ढूंढना जो सबसे अच्छे हैं, इसको कहते हैं सिलेक्शन। उसके बाद नए एम्प्लॉयज को अगर कुछ सिखाने की जरूरत पड़ी तो ट्रेनिंग दो, साथ ही साथ उनका कितना सैलरी होगा, कितना वेजेस होगा, उसका कंपेंसेशन बताओ। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रमोशन है, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सन है, ये भी देखो। तो एक व्यक्ति है, उसको कंपनी में लाने से, उसको कंपनी में सिलेक्ट करने से, जॉब पोजीशन ऑफर करने से, वो आने के बाद उसकी ट्रेनिंग करने से, उसको कितना सैलरी होगा, बोनस होगा कि नहीं, क्या और एडिशनल इंसेंटिव्स होंगे, उसका प्रमोशन कैसे डिसाइड होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसा होगा, ये सारी चीज स्टाफिंग करता है। सिंपल भाषा में, द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये स्टाफिंग का काम है कि वेकेंट पोजीशन को सही व्यक्ति जो उस पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, उससे उस पोजीशन को फिल करो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे इंपॉर्टेंस, नीड या तो एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस बोलो तो भी सेम है, नीड बोलो तो भी सेम है, एडवांटेजेस बोलो तो भी सेम है, बेनिफिट्स बोलो तो भी सेम है। स्टाफिंग क्यों जरूरी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टाफिंग करता है? सबसे पहला कारण है कि स्टाफिंग करने से हमारी जो वेकेंट जॉब पोजीशंस है उसको ना ही हम भरते हैं, बट जो सबसे बेस्ट सूटेबल और सबसे एक्सपर्ट और कंपीटेंट व्यक्ति होता है उससे भरते हैं। देखो बेटा, एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाता है उस कंपनी में काम करने वाले लोग, क्योंकि एंड में जब भी हम कहते हैं कि टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो गोल्स अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इसके लिए काम कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, दिमाग कौन इस्तेमाल करेगा, सजेशंस कौन देगा, आइडिया कौन देगा, इंटेलेक्ट कौन यूज करेगा, तो काम करने वाले लोग। तो कंपनी को सक्सेसफुल लोग बनाते हैं, तो लोग जितने ज्यादा यहां पे सक्सेसफुल बना पाएंगे, मतलब जितने ज्यादा एक्सपर्टाइज होंगे, जितनी उनमें नॉलेज होगी, जितना वो बेहतर काम कर पाएंगे, उतना कंपनी बेहतर सक्सेसफुल बन पाएगी।
स्टाफिंग का काम होता है ऐसे लोगों को खोज कर निकालना जो सबसे बेस्ट है इस फील्ड में और आपकी कंपनी को सबसे आगे लेके जा सके। सेकेंड इंपॉर्टेंस कहता है कि प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी खाली जगह को ना भरने के अनेक तरीके होता है कि जो दिखा उससे फिल कर दिया, जो पहला व्यक्ति आया उसको बोल दिया कि चल तू कर ले ये काम। ऐसा नहीं करना आपको। हम जब भी कोई पोजीशन को फिल करते हैं, मतलब मान के चलो आपका मार्केटिंग मैनेजर रिटायर हो रहा है, आपको नया मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति को आप मार्केटिंग मैनेजर की जगह नहीं दोगे, वो पोजीशन ऑफर नहीं करोगे। जो व्यक्ति उस पोजीशन को निभा सके, जो उसके लायक है, जो उसके काबिल है, जिसमें उतनी नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, जो उस रोल को निभा सके, आप उसी को पोजीशन दोगे। और ये स्टाफिंग से ही हो सकता है, क्योंकि स्टाफिंग में ही हम इतना प्रोसेस फॉलो करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं कि एंड में हम उसी को चूज करें जो इन सभी में से सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने कहा कंपनी के गोल्स अचीव करना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, ये कंपनी के लोग ही करते हैं और इसीलिए कंपनी में सबसे काबिल लोगों को लेके आना, ये बेटा स्टाफिंग का काम होता है। ठीक है, तो यहां पे स्टाफिंग से ही कंपनी के गोल्स पूरे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं, कंपनी रेवेन्यू अर्न कर पाता है, प्रॉफिट अर्न कर पाता है और इसी से कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की डेवलपमेंट, कंपनी के गोल्स अचीव, ऑब्जेक्टिव्स अचीव होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जैसे मैंने कहा कि स्टाफिंग करते वक्त बेटा हम दो दिक्कत कर सकते हैं, ओवर स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग मतलब जरूरत से ज्यादा लोगों को ले आना, अंडर स्टाफिंग मतलब जितने लोगों की जरूरत है काम करने के लिए उससे कम लोगों को ले आना। मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया कि दोनों केसेस में कंपनी में दिक्कत हो सकती है और इसीलिए जितने लोग चाहिए एग्जैक्टली उतने लोग लेके आना, ये कैसे हो पाता है? तो मैन पावर प्लानिंग से। और जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था कि स्टाफिंग में सबसे पहली चीज हम करते हैं मैन पावर प्लानिंग। तो इससे क्या होता है? रिसोर्सेज जो है प्रॉपर्ली यूटिलाइज होते हैं, रिसोर्सेज ना वेस्ट होते हैं ना कम पड़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कहता है कि इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को जब हम रिक्रूट करते हैं, जब हम सिलेक्ट करते हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉय को हम काम भी वही दें जो उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, जो उसको पसंद है, जिसमें वो माहिर है, जो वो करने के काबिल है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि एक व्यक्ति है जिसका मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग में डिग्री है, 10 साल मार्केटिंग एरिया में काम कर चुका है, मैं उसको फाइनेंस का जॉब दूं। इसके लिए हम कहते हैं राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। मार्केटिंग में कितना भी वो एक्सपर्ट होने दो, वो फाइनेंस में अच्छा काम नहीं कर पाएगा। शायद फाइनेंस का व्यक्ति फाइनेंस में एक्सपर्ट है, मार्केटिंग में डालोगे तो शायद वो ये काम ना कर पाए और प्लस जॉब डिससैटिस्फैक्शन होगा वो अलग, क्योंकि भाई मैं करना कुछ और चाह रही थी, मेरी एक्सपर्टाइज कहीं और थी, तुमने मुझे कुछ और काम में डाल दिया। स्टाफिंग ये होने नहीं देता। स्टाफिंग इंश्योर करता है कि आप जब भी एक व्यक्ति को एक ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आओ, जब भी एक व्यक्ति को एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करो, तो आप ये इंश्योर करो कि वो व्यक्ति उसी पोजीशन पे काम करे, उसी जगह पे काम करे जहां पे उसकी एक्सपर्टाइज है, जहां पे उसका इंटरेस्ट है, जहां पे वो काम करना चाहता है और काम अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। देखो बेटा, प्लानिंग भी लोग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज अरेंज करना, ये भी लोग करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना, सुपरवाइज करना, लीडरशिप, ये भी लोग करते हैं, कंट्रोलिंग करना, चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है नहीं चल रही ये देखना, ये भी लोग करते हैं। एट द एंड कंपनी में चाहे कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट करता तो एक मैनेजर है जो कि एक इंसान है, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो आपकी कंपनी के सारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, सारे जो काम है, वो कितने अच्छे से या कितने बुरी तरीके से परफॉर्म होगा, ये स्टाफिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि स्टाफिंग अगर अच्छे आपको ह्यूमन रिसोर्स लाके देता है, जो कंपीटेंट है, जो इस काम में एक्सपर्टाइज है, तो वो काम को बेहतर कर पाएंगे। नहीं लाके देता तो नहीं हो पाएगा, राइट? नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज स्टाफिंग एंड एचआरएम। जैसे मैंने कहा, एचआरएम का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर बेटा मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूं, अगर मैं यहां पे
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या तो जिसको आप HRM कहते हो शॉर्ट फॉर्म में, उसकी बात करो तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, और स्टाफिंग जो है इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप चाहे ट्रेनिंग कहो, आप चाहे डेवलपमेंट कहो, आप चाहे परफॉर्मेंस अप्रेजल कहो, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें बस इसी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप क्या कह सकते हो? स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप ये भी कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, whereas staffing is a narrow concept। क्यों staffing narrow है? क्यों human resource management broad concept है? क्योंकि human resource management के अंदर ही staffing भी आ गया, recruitment भी आ गया, selection भी आ गया, performance appraisal भी आ गया, training भी आ गया, development भी आ गया। staffing तो बस उसका एक हिस्सा है ना, तो इसके लिए स्टाफिंग एक छोटा नैरो कंसेप्ट है, ह्यूमन रिसोर्स एक बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें यहां पे आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है स्टाफिंग एंड HRM का यहां पे थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। कौन सी? तो यहां पे सबसे पहली चीज जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मेरे कंपनी में कितना काम है, काम के मुताबिक कितने लोगों की जरूरत है जो इस काम को पूरा करेंगे। अच्छा, मुझे 100 लोगों की जरूरत है, मान के चलो, उसमें से 80 लोग ऑलरेडी मेरे पास काम करते हैं, अभी एडिशनल कितने चाहिए? 20। तो ये जो पूरा सोचा ना कि भाई इतना काम है, इतने लोग चाहिए, इतने ऑलरेडी है, इतने और लाने पड़ेंगे, इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो HRM में आता है। सेकेंड चीज है एम्प्लॉइंग पीपल, लोगों को यहां पे ढूंढ कर लाना, लोगों को उनका सही पोजीशन देना, जॉब ऑफर करना, यह भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हिस्सा है। थर्ड है करियर ग्रोथ। अब एक व्यक्ति है, एक एम्प्लॉय है, अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, बट खुद के लिए भी तो कर रहा है। हम भी चाहेंगे कि मान के चलो कल उठ के आप कहीं काम कर रहे हो, तो आप बोलोगे ना कि बाबा हम भी चाहते हैं कि हम सीखे, हम एडिशनल स्किल सीखे, हमें ट्रेनिंग मिले, हम नई नई चीजों को सीखे और हम लाइफ में आगे बढ़े। सेम होता है करियर ग्रोथ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज को स्किल सिखाना है, एम्प्लॉयज को डेवलप करना है, एम्प्लॉयज में नई नई स्किल्स एनहांस करना कि एज एन एम्प्लॉय वो अपने करियर में बेहतर बन सके, अपने करियर में आगे जा सके। नेक्स्ट क्या है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक एम्प्लॉय साल भर मेहनत करता है तो सोचता है कि उसको उसका फल मिलेगा। अब हम जब साल के अंत की बात करते हैं तो कई लोगों को प्रमोशन मिलता है, कई लोगों को नहीं भी मिलता है, क्योंकि बेटा देखो प्रमोशन हम सबको तो नहीं दे सकते, बट किसको प्रमोशन दोगे, किसको प्रमोशन नहीं दोगे, ये सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि अगर आपने रैंडमली सिलेक्ट कर दिया, चल इस बार इसको दे देता है, तो बाकी एम्प्लॉयज नाराज हो जाएंगे, कैसे कैसे उसको दे दिया, हमको क्यों नहीं। इसके लिए यहां पे एक तरीका अपनाया जाता है जिससे हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, किसने क्या किया, किधर क्या काम किया, कितना काम किया, बहुत सारे इसके टेक्निक्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। इसके द्वारा एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस साल भर के काम को इवैल्यूएट करके
फिर डिसाइड होता है कि भाई उस एम्प्लॉय को मुझे कितना यहां पे किसको प्रमोशन देना है, किसको नहीं देना है। इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि अगेन किसका हिस्सा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है आपका यहां पे मोटिवेशन। देखिए बेटा, एम्प्लॉयज जो है, अगर आप चाहते हो कि वो अपना 100% दे, वो फुल डेडिकेशन, फुल मेहनत के साथ आपकी कंपनी के लिए काम करे, तो उसके लिए एक एम्प्लॉय को यहां पे मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे मोटिवेट करोगे? हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की नीड अलग होती है, वांट अलग होता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को पोजीशन चाहिए, किसी को स्टेटस चाहिए। करोगे तो करोगे कैसे? तो उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट इंसेंटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मॉनेटरी होती है, कुछ नॉन मॉनेटरी होती है। कभी हम कहते हैं कि भाई अच्छा काम कर, तेरे को बोनस देंगे। तो कभी हम कहते हैं तू अच्छा काम कर, तो नेक्स्ट डे तेरा प्रमोशन कर देंगे। कभी हम कहते हैं तू अच्छा काम कर, तेरे को कैप्टन बना देंगे। ये जो हम टेक्निक्स दिखाते हैं, ये जो हम लालच दिखाते हैं, ये जो हम एम्प्लॉयज की नीड्स एंड वांट्स को समझकर उनको यहां पे कहते हैं कि बाबा आप ये करो, हम आपकी ये जरूरत पूरा करेंगे, इसी को कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी भी फोर्स किया नहीं जा सकता, ये एक साइकोलॉजी है। आपको एम्प्लॉय को कुछ ऐसा दिखा के जिसकी उसको जरूरत है, उसको मोटिवेट करना होगा। जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना कि भाई तू अच्छी पढ़ाई कर, तेरे को ये ले देंगे, उसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज कंपेंसेशन। अब देखिए यहां पे कंपेंसेशन की बात करूं तो आप सैलरी बोलो, आप वेजेस बोलो, आप बोनस बोलो, आप इंसेंटिव्स बोल लो, हर वो चीज जो एक एम्प्लॉय को मिलती है, मॉनेटरी बेनिफिट जिसको काम करने के बदले मिलता है, उसको हम कहते हैं कंपेंसेशन। तो एक एम्प्लॉय उसकी पोजीशन, उसकी काबिलियत, उसकी डिग्री, उसकी एक्सपर्टाइज, उसकी स्किल्स के मुताबिक उसको क्या कंपेंसेशन मिलेगा, क्या उसको पर्क्स मिलेंगे, क्या उसको कमीशन मिलेगा, क्या उसको बोनस मिलेगा, ये डिसाइड करना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। काफी कंपनीज आज की तारीख में अपने एम्प्लॉयज को एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं कंपेंसेशन के अलावा। कुछ कहती है कि हम आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, कुछ कहती है कि हम आपको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे, कुछ कहते हैं कि हम आपको हेल्थ कवर देंगे, कुछ कहते हैं कि हम आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर देंगे, कुछ कहते हैं कि हम आपको एक्सीडेंटल कवर भी देंगे। ये होता है प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। डिसाइड करना कि किसको क्या आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दोगे। उसके बाद आता है रिव्यू एंड ऑडिट। साल के अंत में हर एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, ऑडिट करना, उनका क्या काम था, उनको क्या काम सौंपा गया था, उन्होंने क्या काम किया, कितना उनका परफॉर्मेंस था, कितना अच्छे से किया, कितने में पीछे रह गए, कितने में डेडिकेशन दिया, कितने में नहीं दिया, इसको चेक करना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिर्फ इतना काम नहीं है कि भाई पोजीशन खाली है, व्यक्ति लेके आया बिठा दिया, नहीं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें ये सारी चीजें जो भी ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड आप करते हो वो आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि जब भी प्रोसेस की बात आती है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये याद रखना यहां पे बहुत जरूरी है। मैं अगर स्टाफिंग प्रोसेस की बात करती हूं तो कभी भी अगर आप स्टाफिंग करो तो मैन पावर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए सबसे पहला स्टेप ही कहता है कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मुझे लोगों को ढूंढने के पहले, मैं कहती हूं राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, बट उसके लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन वेकेंट है, कितने लोगों की जरूरत है, कौन से डिग्री, कौन से एक्सपीरियंस, कौन से एक्सपर्टाइज के लोगों की जरूरत है। इसके लिए हम करते हैं मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग को 3 हिस्सों में किया जाता है: वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, कंपेयरिंग बोथ। अब यहां पे जब मैं वर्कलोड एनालिसिस की बात करती हूं तो वर्कलोड एनालिसिस ये देखता है कि मेरे पास काम कितना है और काम के मुताबिक कितने लोगों की जरूरत है। तो मैंने प्लानिंग देखा, प्लान को मैंने स्टडी किया कि यहां पे प्लान में ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाई कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है।
तो करीबन करीबन मैं कहती हूं, एग्जाम्पल में ले रही हूं कि मुझे 100 लोगों की जरूरत है। कितने लोगों की? 100। ठीक है, अब मैं ये चेक करती हूं कि मेरे पास एग्जिस्टिंग कितने लोग हैं। तो मैंने एग्जिस्टिंग जब एनालिसिस किया तो करीबन 80 लोग ऑलरेडी मेरे पास है। तो ये 100 लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं कह सकती हूं, राइट। 80 लोग मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो मेरे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मुझे कंपेयर जब मैं दोनों को कर रही हूं कि मुझे 100 लोग चाहिए, 80 लोग ऑलरेडी है, तो घटे कितने? 20। तो ये 20 लोगों को मुझे यहां पे स्टाफिंग करना है या इनका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना है। सबसे पहला स्टेप ये देखो, ठीक है, चलो मुझे 20 लोगों की जरूरत है। अब जाते हैं हम आगे। अब सवाल यह है कि मान के चलो कि जब मैं कंपेयर करती हूं वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस को, तो दोनों इक्वल है। 100 लोगों की जरूरत है, 100 लोग मेरे पास ऑलरेडी है। तो क्या हम स्टाफिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे? नहीं। अगर जितने लोग चाहिए उतने ऑलरेडी है, जितनी पोजीशंस है उतने ऑलरेडी फिल्ड है, तो स्टाफिंग आगे क्यों करना है ना। चलिए, बट हमें तो 20 लोगों की जरूरत है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो रिक्रूटमेंट का बेटा मेन पर्पस क्या है? टू अट्रैक्ट मैक्सिमम एप्लीकेशंस फॉर अ वेकेंट जॉब पोजीशन। अगर मेरी कंपनी में कोई भी जॉब पोजीशन खाली है, उस जॉब पोजीशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, ये रिक्रूटमेंट का काम है। इसके लिए कंपनी जो है बहुत सारे वेब पोर्टल जैसे monster.com, naukri.com, लिंक्डइन, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, बैनर्स, ब्रोशर्स, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके द्वारा एडवर्टीजमेंट करती है कि बाबा ये पोजीशन हमारे यहाँ पे खाली है, हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास ये क्वालिफिकेशन हो, तो भाई अगर आपको पता है या आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट का बस इतना काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस एक वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए क्रिएट करना। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि है यहां पे सिलेक्शन। सिलेक्शन का काम क्या होता है? तो सिलेक्शन का काम होता है टू फाइंड और सिलेक्ट द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने जब यहां पे मैन पावर प्लानिंग करी तो मुझे पता चला कि मुझे 20 लोगों की जरूरत है। मतलब मैं कह सकती हूं कि मेरे कंपनी में 20 वेकेंट पोजीशंस है, खाली है, 20 लोगों की जरूरत है। मैंने पोजीशंस के लिए एडवर्टीजमेंट की, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो टोटल 2000 एप्लीकेशंस आए। अब मैं तो पूरे 2000 लोगों को नहीं रख सकती, तो सिलेक्शन का काम होगा कि इन 2000 लोगों में से 1800 लोगों को रिजेक्ट करना और जो बेस्ट जो 1800 नहीं, मुझे 2000 एप्लीकेशन है बट जरूरत 200 की नहीं, बस 20 की है। ठीक है, तो ये 1800 नहीं होएगा भाई, उससे भी ज्यादा लोगों को मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं कहूंगी कि मुझे 1980 लोगों को रिजेक्ट करना होगा और जो बेस्ट 20 जन होंगे उनको सिलेक्ट करना होगा। अब अगेन मैं रैंडमली पिक नहीं करूंगी कि पहला, दूसरा, 8वां, 101, 205 ना, मैं इन सभी को चेक करूंगी। सिलेक्शन प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे और इन 2000 में से जो बेस्ट 20 उस पोजीशन के लिए सूटेबल है उनको सिलेक्ट करूंगी। अब ये जो बेस्ट 20 है जिनको मैंने सिलेक्ट किया, उनको मैंने एक जॉब ऑफर करी कि बाबा आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको मैं ये जॉब और ये सैलरी जो है मैं ऑफर करती हूं। मान के चलिए उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम खुश है, हम ये जॉब जो आपने ऑफर करी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम आपकी कंपनी में काम करने तैयार है। अब वो व्यक्ति बेटा जब मेरी कंपनी में आता है, मेरी कंपनी के तौर तरीके, कायदे कानून, कौन क्या काम करता है, ठीक है, उसको किससे बात करनी है, उसका बॉस कौन है, उसकी टीम कौन है, ये सभी चीजों से वाकिफ कराना होगा।
एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में तभी काम कर पाएगा जब उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के कायदे, कानून, तौर तरीके, प्रोसेस, लोग पता होंगे। तो ये चीजों से जब हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, जब लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके काम, प्रोसेसेस, रूल्स, रेगुलेशन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो हम उसको उसकी जॉब पोजीशन देते हैं, उसका काम समझाते हैं, लोगों से वाकिफ कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, कौन उसका बॉस है, कौन उसकी टीम है, कंपनी के क्या डिफरेंट प्रोसेसेस है, क्या डिफरेंट पॉलिसीज है, इससे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर कुछ पोजीशंस पे रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो वो भी हम देते हैं। अब काफी बार ऐसे होता है कि मान के चलो हम फैक्ट्री के लिए वर्कर सिलेक्ट कर रहे हैं, वर्कर तो आ गया, बट हमारी मशीनरी को कैसे इस्तेमाल करना है, मशीनरी पे हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, मुझे उसको वो सिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। देखो बेटा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैंडेटरी नहीं होती। काफी बार अगर एम्प्लॉय नया है, उसको तौर तरीके नहीं पता, उसको काम करने के लिए चीजों को सीखना है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, वरना नहीं। ट्रेनिंग अलग है, डेवलपमेंट अलग है, बट उसके ऊपर आगे टॉपिक है, उसको इन डिटेल वहां पे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहां पे द कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया बच्चा कि रिक्रूटमेंट का काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना कि आपके कंपनी में जो भी खाली वेकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए वो यहां पे अप्लाई करे। और कैसे हम अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट जगह पे एडवर्टीजमेंट देते हैं, डिफरेंट सोर्सेस के द्वारा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग एक खाली जगह के लिए या वेकेंट पोजीशन के लिए यहां पे एक तरीके से अट्रैक्ट हो जाए। अब मैं अगर सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करूं कि मुझे अगर रिक्रूटमेंट करना है तो क्या तरीके मेरे पास अवेलेबल है, मेनली सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट को दो बिग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। यहां पे मैं अगर इंटरनल सोर्सेस की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि मान के चलो मैं अगर कहती हूं कि मेरे पास क्या डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट अवेलेबल है, ठीक है, तो मेरे पास मेनली दो सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, एंड दूसरा अवेलेबल होता है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर मैं यहां पे मेन में इंटरनल सोर्सेस की बात करूं तो इंटरनल बस दो तरीके के होता है, एक उसमें होता है ट्रांसफर एंड दूसरा होता है प्रमोशन। ठीक है, देखो बच्चा, मेरी कंपनी में अगर जॉब पोजीशन खाली है, कंपनी में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों से मैं अगर वो पोजीशन फिल करती हूं, बाहर से कोई नया एम्प्लॉय नहीं लाती, कोई नया व्यक्ति नहीं लाती, कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से अगर जॉब पोजीशन फिल करती हूं, उसको कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसको क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहां पे इंटरनल सोर्स क्या है, इंटरनल सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी वेकेंट जॉब पोजीशन को यहां पे फिल करना, बट जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जो आपकी कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं, उनको ही एक दूसरे से डिपार्टमेंट से शिफ्ट करके या उनका प्रमोशन करके उस जॉब पोजीशन का यहां पे फिल करना। दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक है ट्रांसफर, दूसरा है यहां पे प्रमोशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों को यहां पे समझने के लिए। अब मान के चलिए कि यहां पे मैं एग्जाम्पल लेती हूं, लेट अस से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। किसका एग्जाम्पल ले रही हूं, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसके अंडर एक टीम लीडर है और उनके अंडर बहुत सारे डिफरेंट एम्प्लॉइज है। ठीक है, अब इसमें जो आपके मैनेजर है, ये मैनेजर यहां पे होने वाले हैं रिटायर। ये मैनेजर क्या होने वाले हैं, तो आपके जो मार्केटिंग के मैनेजर है वो यहां पे होने वाले हैं रिटायर, रिटायरमेंट डिक्लेयर करने वाले हैं। ठीक है,
तो मुझे पता है कि कुछ महीनों बाद मैनेजर रिटायर हो जाएंगे तो उनकी तो जॉब पोजीशन वेकेंट हो जाएगी। तो मैंने क्या सोचा कि जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर है इनको मैं यहां पे प्रमोशन देकर बना दूंगी मैनेजर। इनको क्या कर दूंगी? प्रमोशन देकर बना दूंगी मैनेजर। तो यहां पे बेसिकली जब भी मैं प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन में हम वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट इन पोजीशन करते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, मैंने उसको ऊपर हायर पोजीशन, हायर अथॉरिटी पे यहां पे प्रमोट किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जनरली प्रमोशन की बात करें तो देयर इज इंक्रीज इन अथॉरिटी एंड आप कह सकते हो रेम्यूनरेशन या तो कंपेंसेशन। बेटा असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनेगा तो पोजीशन बढ़ी तो पावर और अथॉरिटी भी बढ़ेगा एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहां पे ट्रांसफर का। उसके पहले अगर आपको प्रमोशन का यहां पे स्क्रीनशॉट चाहिए तो प्लीज ले लीजिए। ठीक है, डन है। चलो यहां पे अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं लेटेस्ट से ट्रांसफर का। अब मैं ट्रांसफर की अगर बात करूं तो लेटेस्ट से मेरे कंपनी के 2 ब्रांचेस है जिसको मैं कहती हूं ब्रांच 1 एंड इसको मैं यहां पे कहती हूं ब्रांच 2। मेरे कंपनी के ही 2 ब्रांचेस है, दूसरे सिटीज में दोनों ब्रांचेस है। अब इस ब्रांच में 10 एम्प्लॉइज है जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इस ब्रांच में 8 एम्प्लॉइज है जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये नया नया ब्रांच है, अभी अभी शुरू किया है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहां पे कम है। अब हुआ यूं कि ब्रांच 2 जो है वो अच्छी सिटी में लोकेटेड है तो वहां पे बहुत ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, मैक्सिमम कस्टमर्स ब्रांच 2 में आते हैं। अब इस ब्रांच में पहले जितने आते थे उतने ठीक ठाक थोड़े थोड़े कस्टमर्स आते हैं। मुझे इस ब्रांच में 2 और सेल्स पर्सन की जरूरत है। ऑलरेडी 8 है बट मुझे 2 और सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ रही है। लोग ज्यादा आ रहे हैं तो लोग ज्यादा चाहिए बेचने के लिए। मेरे पास 2 तरीके हैं। एक, मैं एडवर्टीजमेंट देकर 2 नए सेल्स पर्सन लेकर उनको नौकरी दूं, उनको रिक्रूट कर दूं, सिलेक्ट कर दूं। दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है कि यहां पे सेल्स कम है तो मैं यहां से 2 सेल्स पर्सन को लेकर उन्हीं को यहां पे मैं ट्रांसफर कर सकती हूं, क्योंकि इधर तो सामान बिक नहीं रहा। इधर 10 सेल्स पर्सन है बट मुझे 10 की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, इधर से 2 सेल्स पर्सन को निकालकर यहां पे मैंने 8 कर दिए। इनको जो है मैंने ट्रांसफर कर दिया टू ब्रांच 2। तो यहां पे 10 थे 8 हो गए, यहां पे 8 थे 10 हो गए। क्या मैं कोई नए एम्प्लॉय को लेकर आई? नहीं। ट्रांसफर की अगर बात करो तो ट्रांसफर के बारे में आपको क्या चीजें याद रखनी है। जब भी बेटा मैं ट्रांसफर की बात करूं, नंबर 1, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन द पोजीशन। बेटा यहां पे ना आप पोजीशन ऊपर गए हो ना पोजीशन से नीचे आए हो, उसी पोजीशन पे एक जगह से दूसरे जगह पे आप शिफ्ट हो गए, आपकी पोजीशन, आपकी अथॉरिटी चेंज नहीं हुई है। सेकेंड चीज, जनरली नो चेंज इन अथॉरिटी और कंपेंसेशन। देखो बेटा काम सेम है, पोजीशन सेम है तो पावर भी उतना ही रहेगा, जनरली सैलरी भी उतनी रहेगी। हाँ, काफी बार ऐसे होता है कि मान के चलो ब्रांच 1 एरिया में है, ब्रांच 2 अर्बन सिटी एरिया में है, तो सिटी एरिया में एम्प्लॉय जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां पे रेंट लेके या वहां पे खर्चा, खाना पीना, ट्रैवलिंग सब महंगा होगा। तो हाँ, सैलरी बढ़ा वहां पे जो एम्प्लॉयज की वो सैलरी कर देते हैं।
बट मोस्ट केसेस में अगर वहां ही ट्रांसफर्स होते हैं जहां पे दोनों अर्बन सिटीज है या दोनों रूरल एरियाज में बिलोंग करते हैं, दोनों में वहां पे कॉस्ट या लिविंग स्टैंडर्ड सेम है, तो ऐसे केस में हम सैलरीज में भी कोई चेंजेस नहीं करते। नोटिस करने वाली बात यह है कि इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में हम कंपनी में कोई भी नया एम्प्लॉय ऐड नहीं करते। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं को यहां पे मूवमेंट करके, उन्हीं की जगह पोजीशंस को चेंज करके कंपनी के वेकेंट पोजीशंस को हम फिल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जब कंपनी की कोई भी वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए हम बाहर से कोई नए एम्प्लॉय या नए व्यक्ति को लेकर आते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इस केस में एम्प्लॉय या कैंडिडेट को कंपनी के बाहर से लाया जाता है उस कंपनी के वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए। एक्सटर्नल सोर्सेस कई तरीकों के हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करो। पहली चीज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरली जो अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर होता है उसके लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कंपनी क्या करती है तो उसके गेट पे या उसके ऑफिस के दरवाजे पे या मेन गेट पे अपनी रिक्वायरमेंट, जॉब वैकेंसी, अकाउंटेंट रिक्वायर्ड, क्लर्क रिक्वायर्ड, काफी बार हम मॉल में जाते हैं या काफी बार हम आप कह सकते हो फैक्ट्रीज को देखते हैं तो वहां पे लिखा होता है सेल्स पर्सन रिक्वायर्ड, सेल्स पर्सन की जरूरत है। ठीक है, यहां पे आके इंक्वायरी करिए, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कंपनी जो है पोस्टर अपने दरवाजे पे, मेन गेट पे ही लगा देता है कि बाबा हमें अकाउंटेंट या क्लर्क या सेल्स पर्सन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, या ड्राइवर चाहिए या क्लीनर चाहिए। जो भी व्यक्ति होता है वो एडवर्टीजमेंट देखता है और उसको अगर उस जॉब में इंटरेस्ट है डायरेक्ट वहां जाके अप्रोच करता है, इंटरव्यू देता है, पसंद आया तो सिलेक्ट हो जाता है। सेकेंड तरीका है यहाँ पे कैजुअल कॉलर्स। अब कैजुअल कॉलर्स क्या होता है? अब मान के चलो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में जहां पे हमने यहाँ पे स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ा, इस प्रोसेस में हमें जरूरत थी 20 लोगों की, एप्लीकेशंस आए थे 2000 में से 1980 एप्लीकेशंस को मैंने रिजेक्ट किए थे, 20 को सिलेक्ट किया। कंपनीज क्या करती है, ये जो 1980 एप्लीकेशंस रिजेक्ट किया है ना, इसका एक डेटाबेस बना के रख देती है। इन एप्लीकेशंस को ऐसे एक डेटा में स्टोर करके, जनरली कंप्यूटर सिस्टम्स में स्टोर करके रख देती है। नई पोजीशंस आती है, जब भी नई पोजीशंस या नई वैकेंसी उसी कंपनी में आती है, तब कंपनीज इन डेटा में जिन लोगों का नाम नंबर है जो उस पोजीशन के लिए सूटेबल है उनको कॉल करती है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि आते जाते लोग रेज्यूम देके जाते हैं कि भाई आपके पास नौकरी होगा तो बताना। इनका भी डेटाबेस का कलेक्शन कंपनी के पास होता है। इन लोगों को कॉल करना, बताना हमारे कंपनी में ये पोजीशन वेकेंट है, क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या आप आना चाहते हो, क्या आप इंटरेस्टेड हो, इसको कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजमेंट आप टेलीविजन में कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स में कर सकते हो, डिफरेंट वेबसाइट्स में कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट। जैसे आप काफी बार न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर के एक पूरे पेज में से छोटे छोटे कॉलम्स में जॉब वैकेंसीज गिवन होती है, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग पोजीशंस की, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स की, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐड देना। जो भी उसको पढ़ता है, इंटरेस्टेड है, वहां पे डिटेल्स गिवन होता है कि यहाँ पे मेल कर देना, यहाँ पे फोन करना, यहाँ पे रेज्यूम भेज देना, एड्रेस गिवन होता है, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट तरीका है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जनरली स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम क्या है, तो एक मीडिएटर या एक लिंक के तौर पे ऐड करना। ठीक है, अब मान के चलिए ये आपकी कंपनी है, ठीक है, जिसमें पोजीशंस वेकेंट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको नौकरी की जरूरत होती है, लेकिन इन दोनों को मिलाएगा कौन? तो बहुत सारे स्टेट्स ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए यहां पे क्रिएट कर दिया है किनको, तो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। किसको क्रिएट किया है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। अब यहां पे होता क्या है, जो भी कैंडिडेट्स है
या इनको हम जॉब सीकर्स भी कहते हैं, जो नौकरी की तलाश में होते हैं उनको क्या कहते हैं? जॉब सीकर्स। वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर उनका जो बायोडेटा है, या आप इसको सीवी करिकुलम विटाए कह सकते हो या इसको रिज्यूम कह सकते हो, ठीक है, वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में दे देते हैं कि बाबा हमें नौकरी की जरूरत है, उसमें सारा क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस, किस तरीके की नौकरी की तलाश में है, पूरा लिखा होता है। जो कंपनीज जो यहाँ पे जॉब प्रोवाइडर्स होती है, जो कैंडिडेट्स की तलाश में होती है, वो भी इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के पास जाती है और कहती है कि बाबा हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, क्या आपके पास ऐसे कैंडिडेट्स है? जिनके रिज्यूम्स होते हैं उनको देखती है, पसंद आती है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाती है एंड प्रोसेस कंप्लीट होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरीके से एक लिंक, आप क्या कह सकते हो इसको? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है एक तरीके से एक लिंक के तौर पे इन दोनों के बीच में एक्ट करता है, ठीक है। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहां पे डिफरेंट प्लेसमेंट एजेंसीज या तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। बच्चे जनरली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी में कंफ्यूज हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो जनरली आपकी स्टेट गवर्नमेंट रन होती है। इनका मेन पैसा प्रॉफिट कमाना, इनकम जनरेट करना नहीं होता है, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट करना होता है, तो उसी मोटिव से वो काम करता है। बहुत सारे लोगों का काम पेशा ही होता है कंपनीज को कैंडिडेट्स ढूंढ के देना, उसके बदले पैसे या प्रॉफिट कमाना। उसके लिए वो सेटअप करते हैं प्लेसमेंट एजेंसी या तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा काम ही है कि यहाँ पे कंपनीज को अलग अलग जो जॉब पोजीशंस वेकेंट है उसके लिए सही कैंडिडेट ढूंढ के देना, तो मैंने एक रिसोर्स कंसल्टेंसी ओपन करी। अब मान के चलिए एक कंपनी कहती है कि मेरे को ना एक मार्केटिंग मैनेजर, 2 फाइनेंस मैनेजर और 3 HR मैनेजर चाहिए। मैं उनको बोलूंगी ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट मेरे को भेज दो। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है देखकर मैं ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश में लग जाऊंगी जो उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है। जो कैंडिडेट्स मिलेंगे उनको बोलूंगी वहां पे जाओ इंटरव्यू दो, कंपनी को उनका बायोडेटा प्रोफाइल भेज दूंगी, वहां पे इंटरव्यू वगैरह लाइन अप कर दूंगी। मान के चलो मैंने 50 कैंडिडेट्स को भेजा, उसमें से 2 सिलेक्ट हो गए, कंपनी मुझे उसका कमीशन देगी। अब कमीशन कितना कैसे डिसाइड होता है? कंपनी टू कंपनी, जो भी उनके प्राइवेट कंसल्टेंसी के बीच में डील हुआ है वो छोड़ दो, लेकिन ये कंसल्टेंसीज का काम ही होता है कि कंपनीज को राइट पर्सन, राइट कैंडिडेट ढूंढ के देना, उसके बदले उनको बस कमीशन मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज या तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट कंपनीज जो है कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, इनको कांटेक्ट करती है। कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स में मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यहाँ पे जो डॉक्टर बनते हैं वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। कंपनीज अगर यहाँ पे फ्रेशर्स के तलाश में है, जहां पे उनको फ्रेशर्स चाहिए, ठीक है, जहां पे मुझे MBA ग्रेजुएट चाहिए, जहां पे मुझे कोई इंजीनियर्स चाहिए, तो इन कॉलेजेस को कांटेक्ट करती है, वहां पे उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेती है, उनमें से अगर कोई सिलेक्ट होता है तो उसको यहाँ पे नौकरी देती है। तो कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके रिक्रूटमेंट करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा रिक्रूटमेंट करना, इसको कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट तरीका आता है रिकमेंडेशंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। आपकी कंपनी में ऑलरेडी यहाँ पे 80 लोग काम कर रहे हैं, उन 80 लोगों को बोला कि देखो हमें 20 लोगों की जरूरत है, ये पोजीशंस हमारे पास खाली है, आपका कोई दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है जो इस पोजीशन के लिए सूटेबल है, जो अप्लाई करना चाहता है, तो उनको जरूर बता दीजिएगा। इसको कहते हैं रिकमेंडेशंस फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉय, कि जो आपकी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है वो दूसरों को जाके बोलेगा कि देखिए पोजीशन है, पसंद है तो अप्लाई कर दे। नेक्स्ट है यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। याद रखना लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स अगेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादातर अनस्किल्ड लेबर रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए काम आता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रूरल एरियाज, गांव में जहां पे जो फिजिकल लेबर या मैनुअल लेबर करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस और कॉन्ट्रैक्ट बना के रखता है, कॉन्टैक्ट बना के रखता है। अब जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पे बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, उनको 100, 200, 500, 1000 लेबरर्स की जरूरत होती है,
वो इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को कांटेक्ट करता है, अपने रिक्वायरमेंट बताता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे रूरल एरिया में जहां पे उनकी पहचान है, कांटेक्ट है इन लेबरर्स के साथ, वहां से यहाँ पे लेबरर्स को लेकर आकर दे देता है। इसको कहते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ज्यादातर अनस्किल्ड लेबर के लिए काम आता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग बट ऑन टेलीविजन। टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देकर यहाँ पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट्स टेलीविजन पे पब्लिश कर भी लोगों को इनवाइट कर सकते हो कि हमारी कंपनी में ये पोजीशन वेकेंट है, आप या कोई भी जिसको आप जानते हो वो अगर सूटेबल है, इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है वेब पब्लिशिंग, या तो आप इसको कह सकते हो वेबसाइट पब्लिशिंग। आपको जैसे आज के तारीख में पता ही होगा बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनका बस काम होता है कंपनीज और जॉब सीकर्स को मिलाना, जैसे naukri.com है, monster.com है, बहुत सारी ऐसे डिफरेंट वेबसाइट्स है जो ये काम करती है। तो कंपनी जो है अपनी वेकेंट जॉब पोजीशंस के एडवर्टीजमेंट इन जॉब वेबसाइट्स पे डालती है। जो कैंडिडेट्स है जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं या नौकरी की तलाश में, वो इन वेबसाइट्स पे जाके अलग अलग जॉब्स जिनमें वो इंटरेस्टेड है उस पर अप्लाई कर सकता है। बस फर्क इतना है कि वेबसाइट या इंटरनेट के द्वारा होता है, ये टेलीविजन के द्वारा होता है। क्लियर है? चलिए अब हम जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन। देखो बेटा, रिक्रूटमेंट का तो काम है मैक्सिमम एप्लीकेशंस लाके देना, बट मैक्सिमम एप्लीकेशन आने से आपको बेस्ट कैंडिडेट नहीं मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसको लगेगा कि मेरे को नौकरी अच्छी लगी वो अप्लाई तो कर देगा, बट आपका काम है उन सारे लोगों में से जो सबसे बेस्ट है, जो मोस्ट सूटेबल है, उसको यहां पे ढूंढना। तो सिलेक्शन एग्जैक्टली क्या करता है? सिलेक्शन का काम होता है जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है उससे अपनी कंपनी की वेकेंट जॉब पोजीशंस को यहां पे फिल करना, जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे कंपीटेंट है, जो सबसे सूटेबल उस पोजीशन के लिए है। अब सिलेक्शन करोगे तो करोगे कैसे? आपके पास तो 20 पोजीशंस के लिए 2000 लोग आ गए, तो उसके लिए सिलेक्शन का एक प्रोसेस यहां पे फॉलो किया जाता है। प्रोसेस में सबसे पहला जो हम स्टेप करते हैं उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, तो मान के चलो एक बेसिक सा यहां पे एग्जांपल देती हूं, क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास अलग अलग लोगों के ऐसे रेज्यूम आए, मैं इन रेज्यूम की डिटेल्स को मेरी जो रिक्वायरमेंट डिटेल्स है उनके साथ यहां पे मैच करूंगी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो MBA इन मार्केटिंग हो, मिनिमम उसके पास MBA इन मार्केटिंग तो मेरे को चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि यहां पे 5 years एक्सपीरियंस कम से कम हो, उससे ज्यादा हो तो बेहतर, लेकिन मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये जो रेज्यूम है ये MBA इन मार्केटिंग है, 5 years का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसको मैं करूंगी सिलेक्ट। मान के चलो कोई दूसरा रेज्यूम आता है जो MBA नहीं है बट 5 years का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो इसको मैं करूंगी रिजेक्ट। तो शुरुआत में मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है और जो इस व्यक्ति की प्रोफाइल है, रिज्यूम है, उनको मैच करके मैं देखूंगी कि क्या ये व्यक्ति मेरी जरूरतों को मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो प्रोसेस आगे बढ़ाऊंगी, उसके रेज्यूम को सिलेक्शन में डालूंगी, नहीं कर रहा है तो उसको रिजेक्शन लिस्ट में डाल दूंगी। इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे जो कि है यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट। अब देखिए हर एक कंपनी अलग अलग टाइप के टेस्ट कंडक्ट करती है, कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं भी करती है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट होते हैं जिनके पर्पसेस भी यहाँ पे डिफरेंट होता है। जैसे सबसे पहले अगर सिलेक्शन टेस्ट की बात करूं, इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको यहाँ पे IQ टेस्ट या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट टेस्ट भी कहा जाता है, ये कंपनी की जो ये एक कैंडिडेट या एक व्यक्ति की जो इंटेलेक्ट है, जो सोचने की, डिसीजन लेने की क्षमता है, जो उसकी नॉलेज है, इसको यहाँ पे चेक करती है कि अगर मैं उस व्यक्ति को मेरे कंपनी में नौकरी देती हूं तो जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बात आएगी, चैलेंजेस फेस करने की बात आएगी, क्या वो व्यक्ति में उतना नॉलेज है, उतना इंटेलेक्ट है, उतनी एक्सपर्टाइज है कि वो यहाँ पे अच्छे डिसीजन सही तरीके से ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। राइट, तो किसी की इंटेलिजेंस, किसी की एक्सपर्टाइज, नॉलेज को टेस्ट करना है, डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करना है, तो IQ टेस्ट को लिया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट होता है यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट एक पर्सन के लर्निंग एबिलिटी को यहां पे चेक करता है। देखिए बेटा, हर व्यक्ति आपकी कंपनी में सीख के नहीं आएगा,
काफी बार हमें पता होता है कि वो व्यक्ति फ्रेशर है, नया है, अभी अभी नौकरी शुरू करी है, तो हमें उस व्यक्ति को सिखाना होगा। सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने वाला व्यक्ति कितना जल्दी सीख पाएगा ये तो देखना है। व्यक्ति क्विक लर्नर्स होते हैं, कुछ व्यक्ति स्लो लर्नर्स होते हैं। तो एक व्यक्ति को एक नया काम अगर सिखाया गया तो वो कितनी जल्दी उस काम को सीख पाएगा, कितनी जल्दी उस चीज को अडेप्ट कर पाएगा, ये चेक करने के लिए हम लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट होता है यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट। एक व्यक्ति की सोच कैसी है, वो गुस्सा हो जाता है, इमोशंस कैसा है, क्या इमोशनल डिसीजन ले पाता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, नेगेटिव थिंकिंग रखता है, उसको कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। तो एक व्यक्ति, उसके स्वभाव, उसकी सोच, उसके पर्सपेक्टिव को अगर आपको देखना है, एक व्यक्ति को बेसिकली पहचानना है, तो उसके लिए हम लेते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। उसके बाद आता है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट यहां पे जो एक व्यक्ति की एग्जिस्टिंग स्किल्स है। अब मान के चलो कि एक व्यक्ति कहता है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, उसने बोल दिया तो मैं मान तो नहीं लूंगी, तो मुझे चेक करना है कितने अच्छे से आता है कि बस हुलपट्टी दे रहा है। तो उसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट की जाती है उसको कहते हैं यहां पे ट्रेड टेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट टेस्ट। बेटा देखो, यहां पे मैं अगर इंटरेस्ट टेस्ट की बात करूं तो मुझे ये देखना होता है इंटरेस्ट टेस्ट में कि एक एम्प्लॉय उस काम में कितना इंटरेस्टेड है, या कुछ करने को नहीं है तो ये नौकरी करना चाह रहा है, बस पैसे के लिए करना चाह रहा है, ये देखना चाहती हूँ। अब बच्चे बोलते हैं मैम उससे अपने को क्या लेना देना, बहुत ज्यादा है। कि जब एक व्यक्ति एक काम में इंटरेस्टेड होता है तो वो अपने 100% फुल पैशन और डेडिकेशन से करेगा और ज्यादा बेटर आउटपुट आपको देगा। इसके लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो देखा जाए तो हर एक टेस्ट का पर्पस है। आप एक कैंडिडेट में क्या ढूंढ रहे हो उसके मुताबिक आप यहां पे टेस्ट को सिलेक्ट करोगे। बहुत सारे लोग टेस्ट कंडक्ट ना भी करें, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक बार आपने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया, जो उसमें सिलेक्ट हुए इसका टेस्ट लिया, जो टेस्ट में पास हुए उसको थर्ड स्टेप पे लेके जाओगे जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की अगर बात करें तो जनरली ये फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। यहां पे एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ पीपल होता है, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ऐसे एक पैनल ऑफ पीपल होता है जो इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट है। वो सामने वाले कैंडिडेट को अलग अलग सवाल पूछते हैं उस एरिया में और वो व्यक्ति उसका जवाब देता है, जिसके बेसिस पे उसको जज किया जाता है। फेस टू फेस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जब फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हो तो एक व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसके मूवमेंट्स है, उसको भी चेक कर सकते हो, जो कि रिटर्न टेस्ट में या एप्टीट्यूड सिलेक्शन ये टेस्ट में पॉसिबल नहीं है। जो व्यक्ति इस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में पास हो जाता है, देन हम उसका यहाँ पे बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक करते हैं। बैकग्राउंड रेफरेंस चेक का पर्पस होता है कि वो व्यक्ति पहले कहीं काम कर चुका है, तो वहां पे उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, वहां पे कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं, या कहीं उसका कुछ क्रिमिनल केस, चोरी या ऐसी कोई गलत चीज में तो वो नहीं इन्वॉल्व है। ये चीजों को चेक करने के लिए रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तो जनरली हम एक कैंडिडेट को कहते हैं कि भाई आप जो भी कंपनी में काम करते हो वहां के कोई भी 2 लोगों का नंबर दे दो, उनको हम फोन करके पूछ सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति आपके यहाँ पे काम करता है तो कैसा था, क्या है, एंड सो ऑन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सिलेक्शन डिसीजन। अब देखिए बेटा, ये लेवल तक जो भी व्यक्ति पहुंच गया ना, अब उसमें से जो बेस्ट है मुझे उसको सिलेक्ट करना है। अब मान के चलो मुझे 20 कैंडिडेट्स चाहिए, 35 लोग हैं जो यहां तक पहुंच गए। इन 35 लोगों में से मुझे जो 20 बेस्ट है उसको सिलेक्ट करना है यहां पे, ठीक है। ये जो 20 बेस्ट को मैंने सिलेक्ट किया, फिर मुझे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत बेसिक होता है। काफी कंपनीज खुद के डॉक्टर्स अपॉइंट करती है, काफी कंपनीज आपको कह देती है कि भाई मेडिकल टेस्ट करा के आ जाओ। बेसिक टेस्ट होती है, आपको सुनाई देता है ठीक से, आपको दिखाई देता है ठीक से, आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है क्या, कोई बड़ी बीमारियां है क्या, उसके लिए ये बेसिक मेडिकल हेल्थ चेकअप होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वो उस व्यक्ति को जॉब ऑफर करती है। अब यहां पे मान के चलिए 20 लोग हैं, 20 के 20 मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो गए। इन 20 लोगों को मैं यहां पे नौकरी ऑफर करूंगी। याद रखना, अगर किसी का भी मेडिकल टेस्ट क्लियर नहीं आया या कोई भी व्यक्ति बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक में रिजेक्ट हो गया, वो आगे नहीं जाएगा। 20 लोग यहां पे हो गए ये भी राउंड।
उनको अब मैं जॉब ऑफर करूं। अभी तक वो व्यक्ति मेरे कंपनी में आया नहीं है। जॉब ऑफर में उसके एम्प्लॉयमेंट को लेकर सारी डिटेल्स, मैं उसको क्या पोजीशन दे रही हूं, उसका क्या काम होगा, उसका क्या सैलरी होगा, उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इसमें मेंशन्ड होती है। एम्प्लॉय इसको पढ़ता है, या कैंडिडेट रादर, एम्प्लॉय वो अभी तक बना नहीं, कैंडिडेट इसको पढ़ता है। अगर उसको कि हाँ बाबा सब सही है, सब सही से मेंशन्ड है, सैलरी भी सही है, पोजीशन भी सही है, काम भी सही है, तो वो उसको यहां पे एक्सेप्ट करता है, साइन करता है कि हाँ बाबा मैं एक्सेप्ट करता हूं ये जॉब को। जब वो उसको एक्सेप्ट करता है तब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन होता है, जहां पे एम्प्लॉयर आपको ऑफर दे रहा है जॉब, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप दोनों अभी एक रिलेशनशिप में बन गए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। ठीक है, तब जाके ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब सिलेक्शन होने के बाद बात खत्म नहीं हो जाती। काफी बार जो नए कंपनीज, मतलब जो नए एम्प्लॉयज हमारी कंपनीज में आते हैं, उनको हमें काफी बार चीजों को सिखाना पड़ता है। अब मान के चलो कि सामने वाले व्यक्ति को जो भी काम करना है मेरी कंपनी के सॉफ्टवेयर में करना है। अब मेरी कंपनी का सॉफ्टवेयर वो पहली बार यूज कर रहा है, उसको आता नहीं है ठीक से चलाना। मैं चाहती हूं कि वो सॉफ्टवेयर को सही तरीके से चलाए, सही तरीके से इस्तेमाल करे, तो उसके लिए मुझे उसको देना होगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का यहां पे मतलब क्या होता है? तो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को वो चीजें या वो स्किल सिखाना जिससे वो उसको दिया गया काम बेहतर तरीके से, जैसे आपको चाहिए वैसे कर सके। ट्रेनिंग सिर्फ उन्हीं कामों के लिए दी जाती है जो उस एम्प्लॉय को आपने सौंपा है, जो आप चाहते हो कि वो एम्प्लॉय बेहतर तरीके से करे। तो बस आपका काम अच्छे से हो, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट बेटा उससे काफी ब्रॉड कंसेप्ट है। डेवलपमेंट एक एम्प्लॉय के फायदे के लिए होता है, जिससे एक एम्प्लॉय ग्रो कर सके, वो अपनी जिंदगी में और ज्यादा सक्सेसफुल बन सके, उसके लिए यहां पे डेवलपमेंट किया जाता है। ट्रेनिंग उसका एक हिस्सा है। ट्रेनिंग के अलावा उनको एडिशनल स्किल सिखाना, डिसीजन मेकिंग सिखाना, टाइम मैनेजमेंट सिखाना, मैनेजरियल स्किल सिखाना, जिससे वो एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉय और चीजें सीखकर अपने करियर में आगे बढ़ सके, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। याद रखना, अगर ये आपका डेवलपमेंट है, अगर ये आपका डेवलपमेंट है, तो ट्रेनिंग बस उसका एक हिस्सा है। जैसे HRM एंड स्टाफिंग था, सेम तरीके से ट्रेनिंग इज अ नैरो कंसेप्ट, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर है? यहां पे मैं कहती हूं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों चाहिए। देखो बच्चे, एक चीज को समझो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कंपनी का खर्चा भी होता है, कंपनी की मेहनत भी जाती है, कंपनी का कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है, कंपनी का समय भी जाता है। तो क्यों कंपनी के एम्प्लॉय को ट्रेन और डेवलप करे? क्योंकि उसमें कंपनी का भी फायदा है। क्या फायदा है? तो सबसे पहला फायदा है कि यहां पे लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। जब आप एक एम्प्लॉय को एक काम सिखा देते हो, जब वो एक में ट्रेन हो जाता है, तो उस काम को करने में उसको बहुत आसानी हो जाती है। अब जैसे मैंने एक ट्रेनिंग दे दिया कि बाबा ये सॉफ्टवेयर ऐसे चालू होता है, इधर से चालू करना है, इधर ये बटन से, इधर ये एक्सेस है, इधर ये है। अब वो जब उस काम को करने जाएगा तो कम समय में फटाफट वो उसको कर पाएगा। लर्निंग टाइम रिड्यूस होता है जब आप ट्रेनिंग लेकर आते हो। सेकेंड यहां पे एडवांटेज क्या है कि वो बेटर परफॉर्म कर पाता है। अब देखो, मेरे को वो काम नहीं आता है, मैं गलतियां कर करके सीखूंगी, समय भी जाएगा, रिसोर्स भी वेस्ट होगा, काम एक बार में अच्छे से भी नहीं होएगा, आउटपुट अच्छा भी नहीं आएगा। बट अगर मैं कोई चीज को सीख के फिर करूं तो जाहिर सी बात है उसको बेहतर मैं कर पाऊंगी। नेक्स्ट क्या है? तो एटीट्यूड फॉर्मेशन। देखो बेटा, जब हम एक काम को सीख जाते हैं ना, जब हमें कोई काम आता है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो अलग होता है और हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ, फुल फोकस के साथ अच्छे से कर पाते हैं। जब चीजें नहीं आते हैं तो घबराना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें होती है। नेक्स्ट क्या है? तो एड्स और हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। अब देखिए क्या होता है, जब एक व्यक्ति को मशीन चलाना नहीं आता या कैसे मेथड ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता है, तो ऐसे केस में ये गिर गया, वो टूट गया, ये खराब हो गया, ये चीजें होती है। तो ये जो डेली की रूटीन प्रॉब्लम्स है वो ट्रेनिंग से सॉल्व हो सकती है। एक बार आप ट्रेनिंग दे दो, उसको काम सिखा दो, फिर वो आराम से सिस्टमैटिकली, स्मूथली रोज इसको करेगा।
नेक्स्ट क्या है, तो मैनेजिंग मैन पावर नीड। अब देखो काफी बार ऐसे होता है कि मुझे यहाँ पे ट्रेन लोग नहीं मिलते, मतलब मुझे कोई व्यक्ति चाहिए जो मेरे फैक्ट्री में काम करे। अब मुझे ऐसे व्यक्ति ज्यादा नहीं मिल रहे जिसको ऑलरेडी मशीन चलाना आता है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि बाबा ऐसे लोगों को लेकर आओ जिनको मशीन चलाना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप उनको सिखा दो। तो ये आपकी जो मैन पावर रिक्वायरमेंट नीड है वो पूरी करने में मदद करता है। आप जिद लेकर बैठोगे नहीं मेरे को ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसको पहले से आता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, तो हेल्प्स टू अडेप्ट टू चेंजेस। अब देखो बेटा, मान के चलो एक व्यक्ति को एक टेक्नोलॉजी आती है, आया टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब वो तो उसको नहीं आती, वो तो सिखानी पड़ेगी। तो जब जब चीजें बदलती है तब उन चीजों से अडेप्ट करने के लिए, उन चीजों से काम करने के लिए, उन चीजों को अपनाने के लिए उनको सीखना पड़ता है, जो ट्रेनिंग से हो पाता है। ठीक है, अब ये तो हुए बेनिफिट्स टू द कंपनी। अब मैं अगर एज एन एम्प्लॉय हूं, मैं ट्रेनिंग ले रही हूं, तो मेरी भी मेहनत में जा रहा है, उसमें मुझे क्या फायदा। एज एन एम्प्लॉय सबसे पहला फायदा है कि आप जब ट्रेनिंग लेते हो, आप जब चीजों को सीखते हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, आप अपने नए स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हो, आप पहले से बेहतर बन रहे हो, और इससे आपके और करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज आपको इजीली मिल पाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे अर्निंग मोर। देखो बेटा, अगर दो व्यक्ति है ना, मेरे पास मान के चलो कि ये एक व्यक्ति है और ये यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। मैं कहती हूं कि ये व्यक्ति ऑलरेडी ट्रेंड है एंड ये अनट्रेंड है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेंड व्यक्ति जो है उसकी सैलरी या वेजेस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एन अनट्रेंड पर्सन। तो आपको कोई चीज आती है, आप उसमें एक्सपर्ट हो, ट्रेंड हो, तो आपको ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज बूस्ट होना। जैसे मैंने बोला, मुझे कोई चीज आती है, मैं उसको बेहतर कर पाती हूँ, बेहतर आउटपुट ले पाती हूँ, बेहतर एफिशिएंसी ले पाती हूँ, बेहतर एफिशिएंट हो पाती हूँ, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस और मोरल बूस्टअप होता है कि भाई मुझे ये आता है, मैं इसको कर सकती हूँ। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्या है, तो लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। काफी बार हम एक्सपेंसिव मशीनरी, रॉ मटेरियल इनके साथ डील करते हैं। अब ऐसे केस में अगर आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई, आपको काम नहीं आता है, एक्सीडेंट्स होना, रॉ मटेरियल डैमेज होना, चीजों का टूटना, व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट्स होना, इसके चांसेस भी बढ़ सकता है। इसीलिए बहुत केसेस में ट्रेनिंग देना ऑप्शन नहीं, मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ट्रेनिंग के फायदे तो बहुत है, कंपनी को भी और एम्प्लॉय को भी, पर ट्रेनिंग दे तो दे कैसे। तो अगेन ट्रेनिंग देने के टू ब्रॉड तरीके होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जब एक व्यक्ति काम को करते 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 सीखता है। मतलब मैं काम कर भी रही हूं, सीख भी रही हूं, कर भी रही हूं, सीख भी रही हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे नए एप्लीकेशन पे यहां पर काम करना था, तो मेरे साथ जो मेरा एक टीम का लीडर है, वो पहले दिन आया, मेरे साथ बैठा, उसने बोला देखो ये एप्लीकेशन ऐसे स्टार्ट करना है, करो। मैंने किया। उसने बोला अभी देखो यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है, इसमें जाओ, मैं गई, फिर इस पे क्लिक करो, किया, फिर इधर ये एंटर करो, किया। मतलब काम करते करते मैं चीजों को सीख रही हूं। उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब क्या होता है, जब आप काम को पहले अलग जगह, एक सेपरेट जगह पे सीख कर आते हो, फिर आप उस काम को करते हो। ठीक है, अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की अगर बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स है। जैसे सबसे पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड यहां पे है आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की अगर बात करें तो यहां पे एक व्यक्ति जो उस काम में ऑलरेडी एक्सपर्ट या मास्टर है, आप उसके अंडर ट्रेन होते हो। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो फोटोग्राफर है, 20-25 साल फोटोग्राफी कर रहा है, बहुत माहिर और एक्सपर्ट और बड़ा फोटोग्राफर है। मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया, अब मैं उसके अंडर काम कर रही हूं, उसकी इंटर्न या असिस्टेंट बनके रोज उसके साथ जाती हूं, उसके साथ सीखती हूं, वो क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है, सीखती हूं, फिर मैं करने की कोशिश करती हूं। इसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। जनरली जो कारपेंटर्स है, प्लम्बर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, फोटोग्राफर्स है, वो ऐसे ही सीखते हैं। पहले जो मास्टर है, जो एक एक्सपर्ट है उस काम में, उसके अंडर काम करते हैं, उसके साथ जाते हैं, वो जो करता है उसको करने की कोशिश करते हैं, उसको सीखते हैं। जब सीख जाते हैं फिर अपना अकेला काम शुरू करते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे इंटर्नशिप।
इंटर्नशिप की अगर बात करें तो इंटर्नशिप जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। इंटर्नशिप मेन पर्पस क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि एमबीए, ठीक है, या बीबीए या बीएमएस, तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले सके, इसीलिए कुछ महीनों के लिए वो एक्चुअल कॉर्पोरेट्स में जाके यहाँ पे काम करता है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल की इंटर्नशिप्स होती है। वहां जाते हैं, काम को करते हैं, सीखते हैं, जिसके लिए उनको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलता है। सैलरी ज्यादा नहीं होती है, सीखने के लिए आपका बेसिक जो खर्चा निकले उसके लिए एक अमाउंट दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाइपेंड कहते हैं, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, स्टाइपेंड कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि ये यहाँ पे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के लिए होती है, सो दैट वो यहाँ पे एक्चुअल कॉर्पोरेट नॉलेज, एक्चुअल यहाँ पे काम कैसे होता है, इसकी नॉलेज गेन कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग नए एम्प्लॉयज के लिए होती है, जहां पे कंपनी उनको अपने कंपनी में वेलकम करती है, उनको कंपनी के को लेकर सारी इंफॉर्मेशन देती है, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है, सो दैट वो अपने जॉब में सेटल डाउन हो सके, उस कंपनी से, उसके तौर तरीके, पॉलिसीज, लोगों से वाकिफ हो सके और स्मूथली यहाँ पे काम कर सके। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है यहाँ पे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को यहाँ पे डमी मॉडल या तो डुप्लीकेट मॉडल ट्रेनिंग भी कहा जाता है, जहां पे भी एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, जो बहुत एक्सपेंसिव है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, या जहां पे जानलेवा खतरा होता है, वहां पे ये ट्रेनिंग मेथड ज्यादा यूज किया जाता है। जो पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, एयर हॉस्टेसेस की ट्रेनिंग होती है, उनको पहले डमी मॉडल्स में सिखाया जाता है। जब वो सीख जाते हैं, उस काबिल बन जाते हैं, तब उनको रियल मशीन्स पे काम करने का मौका दिया जाता है। तो जब भी सोफिस्टिकेटेड एक्सपेंसिव मशीनरीज की काम आए, ये मेथड्स को यूज किया जाता है। उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस है, सेमिनार्स है, जहां पे आप बाहर जाके कोई एक व्यक्ति जो उसमें एक्सपर्ट है, वो स्पीच देता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस करता है, उसके द्वारा सीखते हो। ठीक है, उसके अलावा केस स्टडी मेथड होता है, जहां पे दूसरे कंपनीज में क्या हुआ, कब हुआ, वो कैसे उस चीज को उन्होंने फेस किया। काफी पुलिस की ट्रेनिंग भी केस स्टडी मेथड पे होती है, जहां पे एक पुलिस होता है जो अपने केसेस को बताता है, कैसे उन्होंने चोर को पकड़ा, कैसे उन्होंने सबूत को ढूंढा, सो दैट उनके एक्सपीरियंसेस से आप सीख सको। तो ये भी मेथड्स होते हैं, ये भी सारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स है, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे वो सेमिनार्स हो, चाहे वो वर्कशॉप्स हो, चाहे वो केस स्टडी मेथड हो। वर्कशॉप्स में जनरली बाहर थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। फोटोग्राफी वर्कशॉप होता है, बेकिंग वर्कशॉप होता है, जहां पे पहले वो आपको करके दिखाते हैं, बेसिक नॉलेज देते हैं, बेसिक थ्योरी सिखाते हैं, फिर आपको करने का मौका देते हैं, आके चेक करते हैं, गाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं वर्कशॉप्स। ठीक है, बेकरी में आप केक बनाते बनाते नहीं सीख रहे, पहले सीख रहे हो, सर्टिफिकेट पाओगे, फिर आप बेकरी में जाके काम करोगे, वर्कशॉप्स। ठीक है, चलिए भाई, अब इसके साथ चैप्टर तो जरूर खत्म हो गया है, बट क्या ये चैप्टर समझ में आया या नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो बेटा देखो, आपको यही याद रखना है कि 2 ही इंटरनल सोर्सेस थे, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन, टीपी। आप कहते हैं टाइम पास, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन। तो क्या इसमें ट्रांसफर्स और प्रमोशन दिख रहा है? भाई दिख रहा है तो मार्क कर दो। ठीक है, कुछ चीजें क्विक करना आपको सीखना है, जैसे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स बोला था, वैसे ही यहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन है यहाँ पे, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवरस्टाफ डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं, वहां से हटा के आप ये वैकेंसीज को फिल कर सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम ट्रांसफर्स कहते हैं। जैसे मैंने ब्रांच 1 में देखा कि ज्यादा लोग हैं जरूरत से, तो वहां से हटा के ब्रांच 2 में डाल दिया, तो इसको क्या कहते थे? ट्रांसफर्स कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंडर दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट a notice is placed on the notice board of the organization containing the details of the job available। तो एक नोटिस बोर्ड पे, गेट पे चिपका देना, तो इसको कौन सा मेथड कहते हैं?
तो इसको बेटा यहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑप्शन यहां पे नहीं गिवन है, ऑप्शन डी यहां पे आप मार्क करोगे, दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अब भाई मैं तो बार बार लगातार कह रही हूं कि सीक्वेंस याद रखो याद रखो याद रखो, तब आप याद है नहीं है ये तो तब पता चलेगा जब आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आपको बस A B C D जो भी सही आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस का सही सीक्वेंस क्या है वो आपको पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज विद इन द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी चीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। एम्प्लॉयज को क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्या कंपेंसेशन मिलेगा, ये प्लान करना। एम्प्लॉयज को यहां पे गुड रिलेशंस आप बनाए रख सको, उनके साथ अच्छा यहां पे आपका कोऑर्डिनेशन हो, रिलेशनशिप हो, ये मैनेज करना। एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर को देखना। तो भाई ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स में आती है क्योंकि सारी चीजें तो एम्प्लॉयज से जुड़ी है, और एम्प्लॉयज से जुड़ी हर चीज, चाहे वो उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, कितना सैलरी मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल अलाउंसेस, उनके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन रखना, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। तो भाई जब भी वर्कफोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज इसकी बात आती है तो ये हमेशा आपका स्टाफिंग कंसेप्ट या स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही देखता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन कहता है कि अंडर दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट an organization maintains a database of unsolicited applications in their offices। ऐसे एप्लीकेशन जिनको हमने पहले रिजेक्ट कर दिया या हमें सीवी दे के गए कि भाई नौकरी हो तब बताना, उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके रिक्रूटमेंट करना, इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो इसको हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। तो ऐसे एप्लीकेंट्स को जब भी हमारे पास नौकरी आती है हम कॉल करके पूछते हैं क्या वो इंटरेस्टेड है, अकॉर्डिंगली उनका प्रोसेस करते हैं, ठीक है। डेटाबेस वर्ड याद रखना। नेक्स्ट क्या है, तो कहता है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को इंकरेज करना, स्टिम्युलेट करना मतलब लोगों को कन्विंस करना, इंकरेज करना, करना कि हमारे कंपनी में जो भी पोजीशन वेकेंट है उनके लिए वो अप्लाई करे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो मैक्सिमम एप्लीकेशंस लाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो रिक्रूटमेंट की है, ठीक है, किसकी है, रिक्रूटमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द न्यू एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी न्यू एम्प्लॉयज की बात करें, जो नया नया आपकी कंपनी में जुड़ रहा है कि वो आपकी कंपनी से वाकिफ हो सके, तो उनको हम इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंडर द डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग A trainee is put under a master worker, एक एक्सपर्ट वर्कर के अंडर, जो उस काम में एक्सपर्ट है उसके अंडर काम कर कर आप सीखते हो, तो उसको क्या कहते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैशर यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। तो मुझे देखना है कि एक एम्प्लॉय अपने काम में कितना इंटरेस्ट है या इस नौकरी में कितना इंटरेस्ट है, तो कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करूंगी, तो भाई इंटरेस्ट देखना है तो इंटरेस्ट टेस्ट ही तो यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन अ क्लोज लिएशन विद द यूनिवर्सिटी, वोकेशनल स्कूल्स एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल। ए बेटा देखो, स्कूल्स पढ़ा, इंस्टीट्यूट्स पढ़ा, कॉलेजेस पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, कैंपस रिक्रूटमेंट है, क्योंकि ये एक लौता सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इट इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। तो नई स्किल्स को सीख कितना जल्दी पाओगे, ये आप कौन से टेस्ट से देखते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट से देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिस टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट।
एक व्यक्ति डिसीजंस कितने अच्छे से ले पाएगा, चैलेंजेस कितने अच्छे से फेस कर पाएगा, जजमेंट कैसे कर पाएगा, इसके लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट या आईक्यू टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट, ये लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि these tests measure the existing skills of an individual in terms of the level of knowledge and proficiency in the area of professions or technical training। यहां पे कीवर्ड पकड़ो एग्जिस्टिंग स्किल्स, तो जो स्किल्स उनको ऑलरेडी आती है, कितने अच्छे से आती है, ये मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो ट्रेड टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। Which of the following is not an on the job method of training? तो ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग की बात करूं तो भाई ऑफ द जॉब ही याद रख लेना, मेन तो एक ही ऑफ द जॉब है वेस्टिब्यूल, उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, केस स्टडीज, ये सब ऑफ द जॉब मेथड है, ठीक है। This type of training method is adopted when employees have to handle sophisticated machinery, expensive sophisticated machinery जब हैंडल करनी है, जब ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो कौन सी ट्रेनिंग मेथड को यूज करते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है ऑन स्टाफिंग वो यहाँ पे होता है खत्म। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, देखते हैं भाई कितने लोग सही सीक्वेंस को यहाँ पे पकड़ पाते हैं। बट आज का जो सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, दोबारा बहुत ही जल्द मिलेंगे आगे के चैप्टर के साथ। बट तब तक के लिए बाय बाय, जरूर पढ़ते रहिएगा और जरूर जोरदार तैयारी यहाँ पे करते रहिएगा। अभी के लिए यहीं पे बाय बाय एंड सी यू सून।